बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मेयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है जिसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है और उसका टाइटल है क्यूरी फॉर्मुलेशन। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेक्चर की आउटलाइन पे जाने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कोर्स कंटेंट्स का। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अर्ज की थी कि हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्टेप बाय स्टेप। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन था और उसमें 3 लेक्चर्स थे जो हम कवर कर चुके हैं। अगर मैं इन 3 लेक्चर्स को समराइज करूँ एक सेंटेंस में तो वो ये है कि डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। Develop strong and in-depth understanding of the basics. That is how Google works. किसी भी चीज़ को मेरे पास पीएचडी के स्टूडेंट, एमफिल के स्टूडेंट आते हैं और वो डायरेक्ट रिसर्च पेपर और यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन जो फील्ड की बेसिक्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी समझ उन्हें प्रॉपर नहीं होती। तो किसी भी टास्क में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो पहले पार्ट में हमने इसको कवर किया। जो दूसरा पार्ट है वो क्यूरी फॉर्मुलेशन है और इसमें हमारे ये लेक्चर्स हैं क्यूरी फॉर्मुलेशन, टाइप्स ऑफ क्यूरीज और क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। मेरी जब पीएचडी शुरू हुई 2009 में, तो पीएचडी का स्टार्ट था और मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर ने मुझे एक रिसर्च पेपर ढूंढने को कहा जो मैं नहीं ढूंढ सका। मेरी उनसे मीटिंग थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये पेपर नहीं ढूंढ सका। तो मुझे आज भी याद है उन्होंने अपने कंप्यूटर पे मेरे सामने ही गूगल पे क्यूरी की और पहली ही क्यूरी में उन्होंने वो रिसर्च पेपर ढूंढ दिया और मुझे प्रिंट आउट भी दे दिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि उसी गूगल को मैं भी यूज़ कर रहा था और उसी गूगल को मेरे रिस्पेक्टेड पीएचडी के जो सुपरवाइजर थे वो भी यूज़ कर रहे थे। उन्हें पहली क्यूरी पे ही आंसर मिल गया और मुझे काफ़ी कोशिश के बावजूद आंसर नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह है? जी, आपके ख्याल में क्या आंसर है इसका? हम दोनों में क्या डिफरेंस था? सारी चीजें सेम थी, तो डिफरेंस कहां पे था? उन्हें आंसर मिल गया गूगल से, मुझे आंसर नहीं मिला। इस सवाल का जवाब है द डिफरेंस वाज इन क्यूरी फॉर्मुलेशन, यानी क्यूरी बनाते कैसे हैं इसमें फर्क था। मेरे सुपरवाइजर को क्यूरी बनानी आती थी, वो एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने एक अच्छी क्यूरी लिखी और आंसर मिल गया। और मुझे क्यूरी बनानी नहीं आती थी, क्यूरी फॉर्मुलेशन नहीं आती थी। क्यूरी फॉर्मुलेशन इज द बैकबोन। ये बैकबोन है अगर आप गूगल और गूगल स्कॉलर को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं। और आज के लेक्चर में हम क्यूरी फॉर्मुलेशन पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आउटलाइन से। सबसे पहले हम इंशाल्लाह क्विक रिकैप लेंगे लास्ट लेक्चर का। उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा हाउ टू कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए हम पेचीदा किस्म की इंफॉर्मेशन नीड्स को कैसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कंप्लीटली एंड करेक्टली। किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पे समझना और सही तौर पे समझना जरूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूरी। ब्रेथ कहते हैं फैलाव को, डेप्थ कहते हैं गहराव को। इसको समझना बहुत जरूरी है जब हम क्यूरी लिखते हैं, क्योंकि इसका आपके सर्च रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और फाइनली जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें हम क्यूरी लिखते हैं और नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्विटी होती है, तो वो हमारी क्यूरी फॉर्मुलेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिकैप। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि हम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 5 स्टेप प्रोसेस बताया था। सबसे पहला स्टेप ये है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लिखें। स्टेप 2, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें। स्टेप 3,
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से अपनी नीड को एक्सट्रैक्ट करें। स्टेप 4, अपनी लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएं। और स्टेप 5, अपनी लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन में मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें ताकि आप अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया जाए तो हम गूगल को यूज करते हुए उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें। सेकंड स्टेप, उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें। स्टेप 3, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसमें से इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करें। स्टेप 4, अपनी इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करें। स्टेप 5, किसी डोमेन एक्सपर्ट से पूछें कि व्हाट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टेप नंबर 6 है उसमें आपने गुड स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करना है और अपनी लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन खुद से बनानी है यूजिंग गूगल। स्टेप नंबर 7 है कि आपने अपनी लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन में से मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है ताकि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। Now let's start with the today's lecture. उसमें पहला सेक्शन है completely and correctly understanding complex information needs using divide and conquer approach. मैंने जैसे अर्ज की थी ये कोर्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन हुआ है, अब इसकी टेक्निकल डेप्थ बढ़ेगी। इसको हमने सेक्शन को सब सेक्शंस में ब्रेक किया है। तो जो सबसे पहला इसका सब सेक्शन है वो ये है कि सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। हम इसमें सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि इसको यूज करते हुए हम मुश्किल और पेचीदा जो मसाइल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी काम करना है, तो आप उसे हाई क्वालिटी के साथ अगर करना चाहते हैं तो उसमें कौन से 2 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए हाई क्वालिटी के साथ करना हो। जी, आपका क्या आंसर है? पहला फिनोमेना है कंप्लीटनेस, मुकम्मल करें उस काम को, और दूसरा करेक्टली करें। अगर आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं और करेक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें क्वालिटी आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी कि कंप्लीटनेस और करेक्टनेस की किसी भी काम में क्या अहमियत है। मसलन एक रियल वर्ल्ड टास्क है, आपने मटन बिरयानी बनानी है। अब इसमें जो पहली अप्रोच है कि मटन बिरयानी इज कुक्ड कंप्लीटली बट नॉट करेक्टली। आपने मुकम्मल तो किया उस प्रोसेस को लेकिन सही तौर से नहीं बनाई। जो अप्रोच नंबर 2 है वो ये है कि मटन बिरयानी इज कुक्ड करेक्टली बट नॉट कंप्लीटली। आप प्रोसेस को तो सही लेके चल रहे हैं लेकिन आपने मुकम्मल नहीं किया उस प्रोसेस को। और तीसरी अप्रोच ये है कि मटन बिरयानी इज कुक्ड कंप्लीटली एंड करेक्टली। आपने बिरयानी मुकम्मल तौर पे भी बनाई और सही तरीके से भी बनाई। ये 3 अप्रोचेस का अगर हम एनालिसिस करें तो जो पहली 2 अप्रोचेस हैं उनका आउटकम क्या आता है कि जो मटन बिरयानी है इट विल नॉट बी कुक्ड प्रॉपरली। दैट इज रियल वर्ल्ड टास्क इज नॉट परफॉर्म्ड विद हाई क्वालिटी। यानी आपने जो काम करना था उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ सकी। जो अप्रोच नंबर 3 है जिसमें आपने बिरयानी को कंप्लीटली और करेक्टली बनाया है, उसका आउटकम क्या है कि बिरयानी प्रॉपरली कुक हुई है, अच्छे तरीके से बनी है, और जो आपकी रियल वर्ल्ड टास्क है उसमें हाई क्वालिटी आ गई है। नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट्स करते हैं, थीसिस करते हैं, तो ये फिनोमेना उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनके काम में, उनकी रिसर्च में क्वालिटी आ सके। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग क्वालिटी इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो आपने कंप्लीटनेस और करेक्टनेस को खास तौर पे फोकस करना है। यहां पे एक क्वेश्चन है, सॉल्विंग बिग एंड कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर एक बड़ा प्रॉब्लम हो और एक मुश्किल प्रॉब्लम हो, पेचीदा प्रॉब्लम हो, तो उसको अच्छे तरीके से यानी कंप्लीटली और करेक्टली सॉल्व करने के लिए आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच अच्छी है? इसका आंसर है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कैसे काम करती है, लेट्स सी। स्टेप नंबर 1, आप अपने बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, बड़े और मुश्किल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि जो सब प्रॉब्लम है और सब प्रॉब्लम है उनको आप एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि आप जितने भी एट्रीब्यूट स्टेप 2 में आपने आइडेंटिफाई किए हैं, आप उन एट्रीब्यूट्स की मोस्ट सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स जिनकी स्टेप 3 में आपने मोस्ट सुटेबल वैल्यू फाइंड आउट की थी, उन सारों को आप इंसेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, ताकि आप अपने सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जब आपने अपने सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो आप स्टेप 5 में क्या करते हैं कि अपने सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को इंसेंबल करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, ताकि आपका जो बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो आसानी से हल हो सके। एग्जाम्पल लेते हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कैसे काम करती है। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि राइट एन एसे ऑन मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसके जो अहम असूल हैं उन पे एक मजमून आपने लिखना है। देखते हैं कि ये जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है ये कैसे काम करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज बताता चलूं कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, तो मेरी बहुत ज्यादा डोमेन नॉलेज इस्लामी माशी निज़ाम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में नहीं है, लेकिन ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच ने मुझे बड़ा फायदा दिया। स्टेप नंबर 1 ये था कि हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामी माशी निज़ाम के उसूल, ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया। तो हमारे पास पहला सब प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन है, दूसरा सब प्रॉब्लम बॉडी ऑफ एसे है, तीसरा सब प्रॉब्लम कंक्लूजन है। अब यहाँ एक हेडिंग देखिएगा, सब प्रॉब्लम। जो बॉडी ऑफ एसे है वो एक सब प्रॉब्लम है, उसको मैंने सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया है, प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2 और प्रिंसिपल नंबर 3। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि जो हमारा प्रॉब्लम था प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, उसको हमने 3 सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे और कंक्लूजन। जो बॉडी ऑफ एसे है उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया, क्योंकि वो एक सब प्रॉब्लम है। और वो 3 सब प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3। स्टेप नंबर 2, हमने सब प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक किया। ये देखिए हम किस तरह से, जो इंट्रोडक्शन है इसमें जो पहला एट्रीब्यूट है उसमें मैं डेफिनेशन लिखूंगा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की, इस्लामी माशी निज़ाम की तारीफ लिखूंगा। दूसरा जो एट्रीब्यूट है पर्पस, कि मकसद क्या है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का। तीसरा एट्रीब्यूट है इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की। और चौथा एट्रीब्यूट है एप्लीकेशंस, कि इसके फायदे क्या है, कहां कहां यूज हो सकते। तो देखिए मैंने अपने सब प्रॉब्लम को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास सब प्रॉब्लम आया है प्रिंसिपल 1, इसको भी मैं एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक कर रहा हूं। और पहला एट्रीब्यूट मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, पर्पस बताऊंगा और इंपॉर्टेंस। इसी तरह जो प्रिंसिपल 2 है उसकी भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, पर्पस बताऊंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जो एट्रीब्यूट प्रिंसिपल 3 है उसके भी मैं 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, वही डेफिनेशन, पर्पस और इंपॉर्टेंस। आप रिकॉल करें, मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक बात की थी कि किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए 10 चीजों पे हम फोकस करते हैं, मेनली 10 एट्रीब्यूट्स। वो हैं डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सुटेबल टू यूज, गिवन एंड टास्क, इनपुट एंड आउटपुट एंड 1 to 5 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, आप एट्रीब्यूट्स बढ़ाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हैं कि वो ऐड होने चाहिए तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन के सब प्रॉब्लम की बात करें तो उसका पहला एट्रीब्यूट है ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस, दूसरा एट्रीब्यूट है मेन फाइंडिंग्स और तीसरा एट्रीब्यूट है कंक्लूजन। तो आप देखें मैंने हर सब प्रॉब्लम को और सब प्रॉब्लम को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक कर लिया है। स्टेप नंबर 3 है कि हर एट्रीब्यूट की मोस्ट सुटेबल वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन है वो हम सबकी फाइंड आउट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमने वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे कि हम उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज को इंसेंबल करेंगे, कंबाइन करेंगे, ताकि हम अपने सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हम अज्यूम करते हैं कि हमने उनको कंबाइन कर लिया। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है, हम जो अपने सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उनको कंबाइन करेंगे, ताकि हमारा बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आपने देखा कि ये जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है इसको यूज करते हुए हमने एक बड़े प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है।
और जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे इस्लामी माशी निज़ाम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन ये जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, इसने मुझे हेल्प किया कि मैं क्विकली प्लान कर सकूं, डिज़ाइन कर सकूं और डेवलप कर सकूं एक अच्छा सोल्यूशन। रिकॉल करें, मैंने लेक्चर 1 में बात की थी 5 स्टेप प्रोसेस की, प्लान इन माइंड, डिज़ाइन ऑन पेपर, एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल एंड फीडबैक। प्लान करना सीखें। अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, अच्छे सर्चर बनना चाहते हैं, फिर डिजाइन किया करें चीज को, फिर प्रोटोटाइप लेवल पे चलाया करें, ताकि आपके सॉल्यूशंस ज्यादा क्वालिटी के हों और मैच्योर्ड हों। अगला जो सब सेक्शन है इस पार्ट में वो है कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स। ये जो लास्ट सेक्शन है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने ये दिखाया है कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच is a very good approach to solve big and complex problems, और एक ऐसे को आप सिस्टमैटिकली कैसे ब्रेक करके बड़ी जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इंफॉर्मेशन नीड और क्यूरी की डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करें तो इंफॉर्मेशन नीड ये है कि हम लोकेट करना चाहते हैं और ऑब्टेन करना चाहते हैं अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ताकि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और हमारे नॉलेज सोर्सेज ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। क्यूरी एक वर्ड होती है, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है, जिसको हम एक सर्च इंजन को एज ए इनपुट देते हैं और वो हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर सकें। तो ये दोनों की डेफिनेशन हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक हाई क्वालिटी क्यूरी, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, हाई क्वालिटी क्यूरी प्लान करनी है, डिजाइन करनी है और राइट करनी है, तो उसकी बैकबोन क्या है? जी, आपसे सवाल है। इसका आंसर है कंप्लीट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सही तौर पे नहीं समझते तो आपकी जो क्यूरी होगी वो हाई क्वालिटी की नहीं होगी। ये मैं आगे आपको एग्जांपल में अभी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अगला सवाल है कि अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करना हो, पर्टिकुलरली जब हमारी इंफॉर्मेशन नीड कॉम्प्लेक्स हो, पेचीदा हो, तो कैसे करेंगे? कौन सी अप्रोच बेहतर होगी? जी, अपना आंसर बताइएगा काइंडली। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। देखते हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हमें कैसे हेल्प करती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकूं यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। सबसे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें। स्टेप 2 में रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं इंफॉर्मेशन नीड लिखने की दो अप्रोचेस आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच, जिस तरह से पहले लोग लिखा करते थे, वो ये है कि नॉर्मली लोग इंफॉर्मेशन नीड को एक सेंटेंस में लिखते हैं। जो हमारी प्रपोज्ड अप्रोच है, जो इस कोर्स में अल्लाह के फजल से प्रपोज की है, वो है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में ब्रेक कर लें। तो ये दोनों अप्रोचेस से मैं इंशाल्लाह आपको भी एक एग्जांपल से करके दिखाऊंगा कि दोनों एग्जांपल्स में से आपने नोट करना है कि कौन सी अप्रोच ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा अच्छी है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड से सेटिस्फाइड हैं तो इंफॉर्मेशन नीड को ट्रांसफॉर्म कर दें एक हाई क्वालिटी क्यूरी में, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप स्टेप नंबर 1 पे दोबारा चले जाएं। एग्जाम्पल लेते हैं इस फिनोमेना को समझने के लिए। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान लाहौर में रहते हैं, उनके पास 15 लाख रुपए हैं और वो एक यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं जो 1000 सीसी की हो और उसकी जो फ्यूल की, पेट्रोल की इकोनॉमी है वो अच्छी हो। अब इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हमने इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करना है ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हुए और हमारी जो प्रपोज डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है उसको यूज करते हुए। तो ये दोनों अप्रोचेस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर हम इंफॉर्मेशन नीड लिखें तो वो एक सेंटेंस में ये बनती है, परचेज्ड अ यूज्ड 1000 सीसी कार विद गुड फ्यूल इकोनॉमी। एक कार परचेज करें जो इस्तेमाल शुदा हो और 1000 सीसी हो और उसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो। तो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आपने इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है। और अब जब मैं आपको जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से इंफॉर्मेशन नीड दिखाने लगा हूं तो उसको आप देखिएगा दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स सी, इसी इंफॉर्मेशन नीड को हमने जो है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से लिखा कि परचेज अ कार विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, कि जो गाड़ी है उसकी इंजन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 1000 सीसी, टाइप ऑफ कार क्या हो,
यूज्ड हो। बजट कितना है? 1.5 मिलियन रुपीस यानी 15 लाख रुपए। फ्यूल इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। और रेजिडेंस क्या है? लाहौर, यानी वो रहते कहाँ पे हैं? लाहौर। आप गौर से देखें, ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं और ये बड़ा क्लियरली बता रहे हैं। अगर मैं इसमें एक एट्रीब्यूट को भी चेंज कर दूं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइप ऑफ कार को यूज्ड की जगह अगर न्यू कर दूं तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पे दोबारा लेके जा रहा हूं। आप देखें, एक इंफॉर्मेशन नीड ये एक सेंटेंस में लिखी हुई है, ऑल्दो ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है, और एक इसमें लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किसको ज्यादा समझना आसान है। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इज मच बेटर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम इन दोनों का एनालिसिस करते हैं अगली स्लाइड्स में। ये स्टेप 3 को कंप्लीट करते हैं कि देखते हैं कि इरफान साहब क्या कहते हैं। इरफान इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन नीड यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, और वो कहते हैं कि अब जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको क्यूरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई। इस एग्जांपल का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस, कि हमने जो इंफॉर्मेशन नीड डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से लिखी है, इट इज क्वाइट डिफरेंट जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से लिखी है। दोनों में काफी फर्क है। जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है हमारी, वो ये है कि जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से हमने इंफॉर्मेशन नीड लिखी है, इट इज मच क्लियरर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना आसान है ट्रेडिशनल अप्रोच की निस्बत। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है उसको यूज करते हुए हम नए एट्रीब्यूट्स ऐड भी कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन नीड में से, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन नीड मोर एक्यूरेट हो जाए। जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नीड होगी उतनी ही एक्यूरेट आपकी क्यूरी होगी, और जितनी एक्यूरेट क्यूरी होगी उतने एक्यूरेट आपके सर्च रिजल्ट्स होंगे। मेन फाइंडिंग क्या है कि डिवाइड एंड कंकर इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू राइट, एंड divide and conquer approach made it very simple and easy to write and refine complex information needs। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड को हमने बड़ा आसान और सादा करके लिख लिया। ये हमारी फाइंडिंग है। कंक्लूजन क्या है कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच एक बहुत सिंपल और पावरफुल अप्रोच है अगर हम कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स को। Let's move to the to-do and your turn tasks of this section। इस सेक्शन में हमने ये देखा कि हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स को कंप्लीटली और करेक्टली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान लाहौर में रहते हैं और इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनके टीचर जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो 20 किलोमीटर है उनके घर से, और वो एक नई या इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान हो, और उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी हो, और उसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो वजनी सामान को उठा सके। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जो हमने आपको दिया है। इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बेस पे आपने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है कि आपने इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से अपनी इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करनी है यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, और फिर इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करनी है यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, और दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करके आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। जो योर टर्न टास्क है आपकी वो ये है कि जैसे हमने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है टू डू टास्क में, ऐसे ही एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपने खुद से लिखना है, और उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से आपने ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए आपने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस, अपनी मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। Now let's move to the next section, complete and correct understanding of breadth and depth of a query। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये एक वर्ड मैंने हेडिंग में यूज किया है, रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन नीड एंड क्यूरी। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है दोनों का। हम इंफॉर्मेशन नीड को ट्रांसफॉर्म करते हैं क्यूरी में, और क्यूरी इनपुट करते हैं गूगल सर्च इंजन को, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अहम है कि हम हाई क्वालिटी की क्यूरी प्लान करें
डिजाइन करें और राइट करें अगर हम अपने डिजायर्ड डेटा को क्विकली और इजीली एक्सेस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूरी, फैलाव और गहराव एक क्यूरी का कैसे पता चलता है। मोहम्मद इरफान लाहौर में रहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि लाहौर का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। इस इंफॉर्मेशन नीड को हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में लिखते हैं। तो मिस्टर इरफान वांट्स टू नो अबाउट वेदर इज इक्वल टू लाहौर। यहाँ पे एक चीज में एक सर्च ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वेदर कोलन। आप इस ऑपरेटर को यूज करते हुए वेदर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्यूरीज की 4 कैटेगरीज बनाई हैं, वेरी जेनेरिक, जेनेरिक, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। वेरी जेनेरिक जिनकी ब्रेथ, जिनका फैलाव बहुत ज्यादा है, जेनेरिक उनका थोड़ा कम है, स्पेसिफिक उनका और कम है, और वेरी स्पेसिफिक इनकी डेप्थ, गहराई बहुत ज्यादा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, अगर आप अपने डिजायर्ड डेटा तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो योर क्यूरी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आपकी क्यूरी वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए। यहां पे हमने क्यूरी लिखी वेदर वर्ल्ड, वेदर एशिया, वेदर पाकिस्तान और वेदर लाहौर। आप देखिए मैंने 4 डिफरेंट क्यूरीज लिखी हैं। पहले में जो वेदर है वो दुनिया का पता कर रहे हैं, दूसरी क्यूरी में एशिया का, तीसरे में पाकिस्तान और चौथे में लाहौर। यहाँ पे ये गूगल मैंने ओपन किया हुआ है, लेट्स मूव टू द गूगल। यहाँ पे मैं ये क्यूरी लिखने लगा हूँ वेदर, और मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड और ये मैंने एंटर प्रेस किया। अगर आप इस क्यूरी के अगेंस्ट देखें तो गूगल ने मुझे वर्ल्ड वेदर दिखाया, पूरी दुनिया का मौसम दिखाया। इसका मतलब ये क्यूरी, इसकी जो ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एशिया लिख दूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे उसने मुझे एशिया का मौसम दिखाया कि पूरे एशिया में उसके बारे में मालूमात दी है। अगर मैं यहाँ पे वेदर पाकिस्तान लिख दूं तो आप देखिएगा कि गूगल ने यहाँ पे मुझसे टाइप हुई, गूगल ने ये देखें ये पाकिस्तान के वेदर के बारे में बात कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और ये सारी मालूमात उसके बारे में। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली ये लिख दूं वेदर लाहौर और फिर इस क्यूरी को एंटर करूं तो आप ये देखिए टेम्परेचर चेंज हो गया, 11 आ रहा है, पहले 13 आ रहा था वेदर पाकिस्तान में, और ये लाहौर के बारे में बात कर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूरीज हैं इनका कितना इंपैक्ट है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। हम नॉर्मली जब क्यूरी लिखते हैं तो ब्रेथ और डेप्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए हमें अपना डिजायर्ड डेटा नहीं मिलता। अगर हम एनालिसिस करें तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो क्यूरी 1 है वेदर वर्ल्ड, ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, वेरी जेनेरिक, जेनेरिक, स्पेसिफिक या वेरी स्पेसिफिक? जी आपका क्या आंसर है? इसका आंसर है वेरी जेनेरिक। दूसरी क्यूरी देखते हैं वेदर एशिया। अगेन सवाल है ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, क्या आंसर है जी इसका? इसका आंसर है जेनेरिक। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में एशिया 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो उसमें से एक एशिया है, तो वर्ल्ड वेरी जेनेरिक है, एशिया जेनेरिक। अगली क्यूरी है वेदर पाकिस्तान। अगेन ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी? ये स्पेसिफिक में फॉल करेगी कि मजीद आप एशिया से पाकिस्तान में आ गए, वर्ल्ड से एशिया में आए, एशिया से पाकिस्तान में आए। अगली क्यूरी है वेदर लाहौर, और अगर आप इस क्यूरी को देखें तो वेरी स्पेसिफिक। तो अगर आप अपनी क्यूरी की ब्रेथ एंड डेप्थ को नहीं देखेंगे तो कभी भी आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर हम एनालिसिस करें अपनी चारों क्यूरीज का तो हमें एक पैटर्न मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर और सर्चर बनना चाहते हैं, ये एक सफर है, जर्नी फ्रॉम क्यूरी 1 टू क्यूरी 4। अगर हम करें, सबसे पहले वेरी जेनेरिक थी क्यूरी, फिर जेनेरिक थी, फिर स्पेसिफिक थी और फिर वेरी स्पेसिफिक थी। तो जब आपने अपने डिजायर्ड डेटा तक जल्दी पहुंचना है तो योर क्यूरी मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। एक और मेन फाइंडिंग्स में जाते हैं। द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूरी हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सर्च रिजल्ट्स। जैसे मैंने आपको चारों क्यूरीज रन करके दिखाई हैं कि सर्च रिजल्ट्स पे काफी ज्यादा इसका इंपैक्ट आता है। अगर आप क्विकली और इजीली एक्सेस करना चाहते हैं अपने डिजायर्ड डेटा को तो आपको कंप्लीट और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन नीड की, और आपकी जो इंफॉर्मेशन नीड है इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हाई क्वालिटी क्यूरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पिछली एग्जांपल से।
अगर आप यहाँ पे देखें कि मोहम्मद इरफान एक पीएचडी स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपने रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर से मीटिंग की और जो उन्होंने रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। अब ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन में वो मजीद स्पेसिफिक हुए, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप है एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन, तो उन्होंने उस पर फोकस किया। मजीद उन्होंने स्पेसिफिक हुए, अपने फोकस को नैरो डाउन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें साउथ एशियन लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहिए, और मजीद अपने फोकस को नैरो डाउन किया तो उन्होंने कहा कि साउथ एशियन लैंग्वेजेस में भी हमें उर्दू पे फोकस करना चाहिए। अब ये देखें, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है और मैं इवन अपने पीएचडी स्टूडेंट से जब पूछता हूं तो वो सही क्यूरी फॉर्मुलेट नहीं कर पाते। आपने रिसर्च पेपर्स ढूंढने हैं ताकि आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर फौरन मिल जाए, तो क्यूरी फॉर्मुलेशन इज द की। और अगर आप ब्रेथ एंड डेप्थ को नहीं समझेंगे तो आपको क्यूरी कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं देगी। और एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रेथ एंड डेप्थ को समझने के लिए यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ योर रिसर्च टॉपिक। अब यहाँ पे वही 4 कैटेगरीज मैंने रखी हैं, वेरी जेनेरिक, जेनेरिक, स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पे मैंने आपके सामने पहली क्यूरी लिखी है एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन फॉर द उर्दू लैंग्वेज। दूसरी क्यूरी लिखी है एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन। तीसरी क्यूरी लिखी है ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन और चौथी क्यूरी लिखी है टेक्स्ट समराइजेशन। मैं इनको टाइप नहीं कर रहा अभी, आप यू कैन हैव अ प्ले विद इट, आप गूगल पे इसको टाइप करें और आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताया तो आप जज कर सकें कि इसमें से कौन सी क्यूरी जो है वो जेनेरिक है, कौन सी वेरी जेनेरिक है, कौन सी स्पेसिफिक है और कौन सी वेरी स्पेसिफिक है। पहली क्यूरी की बात करते हैं, एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन फॉर उर्दू लैंग्वेज। जी, आपके ख्याल में किस कैटेगरी में फॉल करेगी? इट इज वेरी स्पेसिफिक। क्यों? उसकी रीजन ये है कि एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन पे हमने फोकस कर दिया है और उसमें भी उर्दू लैंग्वेज पे फोकस कर दिया है, सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक। दूसरी क्यूरी देखते हैं, एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन, ये किस कैटेगरी में है? ये स्पेसिफिक है, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हो सकती है, अरेबिक के लिए हो सकती है, उर्दू के लिए, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए हो सकती है। तीसरी क्यूरी देखते हैं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। जी, ये किस कैटेगरी में जाएगी? इसकी कैटेगरी है जेनेरिक, क्योंकि ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन की काफी सारी टाइप्स हैं जिनमें से एक एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन है। और जो फोर्थ क्यूरी है वो हमारे पास है टेक्स्ट समराइजेशन, ये वेरी जेनेरिक है। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट समराइजेशन है उसकी दो मेन टाइप्स हैं, मैनुअल टेक्स्ट समराइजेशन और ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया, तो इसलिए हम क्यूरी जब लिखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो हम ब्रेथ एंड डेप्थ को भूल जाते हैं, इसलिए हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। और ये रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ भी और जेनेरिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। यहां मैंने इंफॉर्मेशन नीड आपको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में लिख के दिखाई है कि सर्च रिसर्च आर्टिकल्स ऑन, रिसर्च टॉपिक क्या है? ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। टाइप ऑफ टेक्स्ट समराइजेशन कौन सी है? एक्सट्रैक्टिव। और प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है? उर्दू। आप देखेंगे मैंने इंफॉर्मेशन नीड लिखी है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए। अब इस इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान है और वो बहुत स्पेसिफिक क्यूरी होगी, इट विल बी अ हाई क्वालिटी क्यूरी। और वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन फॉर उर्दू लैंग्वेज। सो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिसर्च टॉपिक लिया और आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ टू राइट वेरी स्पेसिफिक हाई क्वालिटी क्यूरीज टू सर्च रिसर्च आर्टिकल्स। अगर आपने रिसर्च पेपर ढूंढने हैं तो हाई क्वालिटी क्यूरी, वेरी स्पेसिफिक क्यूरी कैसे लिखी जाती है। होपफुली इस एग्जांपल ने आपको काफी चीजें क्लियर की होंगी। अगर हम एनालिसिस करें तो बेसिकली क्यूरी 1 से क्यूरी 4 एक जर्नी है, एक सफर है, और इसमें भी एक पैटर्न है, लेकिन ये रिवर्स में चल रहा है एग्जांपल नंबर 1 के। पहली क्यूरी वेरी स्पेसिफिक है, फिर दूसरी स्पेसिफिक, तीसरी जेनेरिक और चौथी वेरी जेनेरिक। अगर हम मेन फाइंडिंग्स की बात करें तो अगेन सेम फाइंडिंग है, द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूरी हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सर्च रिजल्ट्स। और कंक्लूजन भी वही है जो पहली एग्जांपल में था कि अगर आप जल्दी और आसानी से अपने डिजायर्ड डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करें,
और उसके बाद इंफॉर्मेशन नीड को एक हाई क्वालिटी अच्छी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करें। अगर मैं इस सेक्शन को समराइज करूं तो बेसिकली एक सेंटेंस में, टू क्विकली गेट योर डिजायर्ड डेटा राइट वेरी स्पेसिफिक हाई क्वालिटी क्यूरीज। टू डू और योर टर्न की अगर हम बात करें तो जो पहला आपका टू डू टास्क है उसमें हमने आपको 2 क्यूरीज दी हैं कि मोहम्मद इरफान लाहौर में रहते हैं और मुल्तान में रहते हैं, मोहम्मद इरफान मुल्तान में रहते हैं और वो मुल्तान में ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त उनके शहर में क्या टाइम है। यहाँ पे मैंने टिप लिखी है कि अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो आप ये गूगल का सर्च ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, टाइम कोलन। जैसे मैंने वेदर फाइंड आउट करने के लिए वेदर कोलन का सर्च ऑपरेटर यूज किया था। ये मैंने 4 क्यूरीज आपके लिए लिखी हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बेस पे। क्यूरी 1 है टाइम मुल्तान, क्यूरी 2 है टाइम इंडिया, क्यूरी 3 है टाइम एशिया और क्यूरी 4 है टाइम वर्ल्ड। ये 4 क्यूरीज मैंने आपको लिख दी रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बेस पे। दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो हमने आपको दिया है कि मोहम्मद इरफान पीएचडी कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज में। उन्होंने अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन की और उन्होंने फोकस किया कि हम कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड का, कि दुनिया में जो मुख्तलिफ माशी निज़ाम है उनका हमने कंपैरिजन करना है। लेकिन सुपरवाइजर ने ये फोकस किया कि हम उन 3 रिलीजन्स को ले लेते हैं जिनके फॉलोअर्स इस वक्त दुनिया में ज्यादा हैं। तो ये उन्होंने फोकस कर दिया, नैरो डाउन कर दिया रिसर्च के टॉपिक को। तो यहाँ पे मैंने इस टास्क के लिए आपके लिए अगेन क्यूरीज लिखी हैं। पहली क्यूरी है कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स, दूसरी क्यूरी है कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। के पहली क्यूरी में आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब का कंपैरिजन किया, दूसरी क्यूरी में आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के माशी निज़ाम का कंपैरिजन किया। क्यूरी नंबर 3 कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ टॉप 3 रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में वो 3 रिलीजन जिनके फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं उनका कंपैरिजन किया जाए। और क्यूरी नंबर 4 के कंपैरिजन किया जाए क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का। तो ये 4 डिफरेंट क्यूरीज हैं। आपके अगेन टास्क ये है कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी वेरी जेनेरिक क्यूरी है, कौन सी जेनेरिक है, कौन सी स्पेसिफिक है और कौन सी वेरी स्पेसिफिक है। लेकिन एक मैंने यहाँ चीज लिखी है, योर आंसर शुड बी वेल जस्टिफाइड। एक पॉइंट याद रखें, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे सर्चर बनना चाहते हैं तो आपकी हर चीज वेल जस्टिफाइड हो, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कोई भी काम करें। अगर हम योर टर्न टास्क की बात करें तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप 2 जो है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें और उन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की बेस पे आप 4 डिफरेंट क्यूरीज लिखें जैसे मैंने लिख के दिखाई हैं आपको, और फिर उन क्यूरीज को कैटेगराइज करें कि ये वेरी जेनेरिक है, स्पेसिफिक है या वेरी स्पेसिफिक है। अगेन जब आप एक क्यूरी को कैटेगराइज कर रहे हैं तो योर आंसर शुड बी वेल जस्टिफाइड। इस लेक्चर के आखिरी पार्ट पे मूव करते हैं और वो है क्यूरी फॉर्मुलेशन एंड एम्बिग्विटी इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पहले 2 सेक्शंस को अगर हम समराइज करें तो हमने ये सीखा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हम हाई क्वालिटी क्यूरीज लिख सकें। और दूसरे सेक्शन में हमने ये जो अभी सेक्शन हमने कंप्लीट किया है, इस सेक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हम अपनी क्यूरी की ब्रेथ एंड डेप्थ, फैलाव और गहराव को अच्छी तरह से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हम वेरी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट क्यूरीज लिख सकें। अगला जो प्रॉब्लम नेचुरल लैंग्वेज का है वो एम्बिग्विटी है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। यहां से आपसे एक सवाल है, नेचुरल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ताल्लुक है क्यूरी फॉर्मुलेशन से इस टॉपिक का। वो लैंग्वेज जो नेचुरली यूज में आ गई हो, इस्तेमाल में आ गई हो और वक्त के साथ साथ डेवलप हो गई हो, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है नेचुरल लैंग्वेजेस की? जो एक चीज याद रखें, एज ए सर्चर जब भी आप किसी प्रॉब्लम को हल करें तो स्टार्ट विद मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज, जो मशहूर हैं और ज्यादा लोग यूज करते हैं उनसे शुरू करें। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं, अरेबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, चाइनीज है। आप देखें ये मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आखिरी, अ क्यूरी इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। आप जो भी क्यूरी लिखते हैं वो आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, गूगल पे अरेबिक में भी लिख सकते हैं, चाइनीज में भी लिख सकते हैं। अब ये सवाल है आपसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस फील्ड में पीएचडी है, कि जब हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, आप गौर से देखें जब मैंने लिखा वेदर कोलन वर्ल्ड,
तो ये नेचुरल लैंग्वेज में मैंने लिखा है और इसको जो गूगल है वो प्रोसेस कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी, आपसे सवाल है, सबसे बड़ा मसला क्या है इसमें? एम्बिग्विटी। और इस एम्बिग्विटी पे मैं आगे चल के बात करता हूं आपसे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कितना इन्फ्लुएंशियल फील्ड है। ये जो सारा का सारा कोर्स है जिसमें हम सर्च इंजन्स को यूज कर रहे हैं ताकि वेब से अपना डेटा गेट कर सकें, इसको हम एनएलपी की टर्म में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। तो ये इसी के अंदर आता है। मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से, एक जुबान से दूसरे जुबान में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, हमने इसकी बात की थी। ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक करना और उसको करेक्ट करना, ऑटोमेटिकली ग्रामर चेक, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड की जिसको हम एनएलपी भी कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल है आपसे, रीजन ऑफ एम्बिग्विटी इन एनएलपी। अभी हमने बात की कि नेचुरल लैंग्वेजेस में एम्बिग्विटी होती है, इसकी वजह क्या है जी? क्या आंसर है? हमें कंफ्यूजन क्यों आता है? बहुत सारे वर्ड्स हर लैंग्वेज में ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है। इन वर्ड्स को हम एम्बिगुअस वर्ड्स कहते हैं। किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्विटी आने की वजह क्या है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हर लैंग्वेज में ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है, एक से ज्यादा मतलब है। उन वर्ड्स को हम एम्बिगुअस वर्ड्स कहते हैं। आगे स्लाइड्स में मैं एम्बिगुअस वर्ड ही यूज करूंगा। अगर हमने किसी एम्बिगुअस वर्ड के करेक्ट मीनिंग को, सही मतलब को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं जी? आपका क्या आंसर है? एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग है तो हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग, कौन सा मायने इस्तेमाल हो रहा है? इसका आंसर है सी द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो एम्बिगुअस वर्ड है उसके दाएं जानिब और बाएं जानिब, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वर्ड्स देखें, फ्रेजेस को देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो एम्बिगुअस वर्ड है उसके यहाँ पे करेक्ट मीनिंग क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एम्बिगुअस वर्ड है एप्पल, सेब। एप्पल को अगर हम देखें तो ये कंपनी के मायने में भी इस्तेमाल होता है, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, और इसके जो दूसरे मायने हैं वो फल के हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मीनिंग लिए हैं, अगर दो से ज्यादा हो तो आप उनको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें। तो एम्बिगुअस वर्ड है एप्पल, इसका जो पहला मतलब है वो कंपनी है और जिसका दूसरा मतलब है वो फल है। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इनका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि इनके लेफ्ट और राइट साइड पे कौन से वर्ड्स हैं। पहला सेंटेंस है, मिस्टर इरफान डेली ईट्स एन एप्पल इन ब्रेकफास्ट। मिस्टर इरफान डेली ईट्स एन एप्पल इन ब्रेकफास्ट। ये मैंने ईट्स और ब्रेकफास्ट को आई कैचर किया है, दरमियान में एम्बिगुअस वर्ड है एप्पल। सेंटेंस 2 है, मिस्टर इरफान यूजेस एप्पल फोन टू टॉक टू हिज पेरेंट्स। यहाँ पे यूजेस का वर्ड, फोन और टॉक, इनको मैंने आई कैचर किया है। और अगर आप देखें कि एप्पल का वर्ड एम्बिगुअस वर्ड है। हमने ये पता करना है कि जो पहला जुमला है, पहला सेंटेंस है, इसमें एप्पल कंपनी के मायने में है या फल के मायने में, और सेंटेंस 2 में भी कंपनी के मायने में है या फल के मायने में। एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस जरूर किया करें अगर आप एक अच्छे रिसर्चर और सर्चर बनना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ईट्स का वर्ड है लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बिगुअस वर्ड के, और ब्रेकफास्ट का वर्ड है राइट हैंड साइड पे एम्बिगुअस वर्ड के। अगर ये देखें, अगर हमने करेक्ट मीनिंग पता करने हैं कि यहाँ पे एप्पल के करेक्ट मीनिंग क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है ईट्स का मतलब है खाना और ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता। कि मिस्टर इरफान रोजाना नाश्ते में एक सेब खाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एप्पल इस्तेमाल हुआ है वो फल के मायने में हुआ है। दूसरे सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें और उसका कॉन्टेक्स्ट देखें कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कौन से वर्ड्स हैं, तो हमें पता चलता है कि यूजेस लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो फोन है वो राइट हैंड साइड पे है, और टॉक भी राइट हैंड साइड पे है एम्बिगुअस वर्ड के। मिस्टर इरफान रोजाना एप्पल फोन से बात करते हैं अपने वालिदैन से। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बेस पे देखें तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे जो एप्पल इस्तेमाल हुआ है वो कंपनी के मायने में हुआ है कि वो कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है। तो देखें, एक ही एम्बिगुअस वर्ड है एप्पल, लेकिन हमने दो डिफरेंट सेंटेंसेस में देखा कि एक में वो फल के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, एक में वो कंपनी के मायने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये हमने फाइंड आउट कैसे किया? ये हमने फाइंड आउट किया कॉन्टेक्स्ट की बेस पे। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कि ये गूगल से कैसे रिलेट करती है। यहाँ पे एक मैंने टर्म यूज की है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीनिंग। अब एप्पल के दो मतलब हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ज्यादा कॉमन कौन सा है, ज्यादा लोग किसको समझते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आजकल जो एप्पल का मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीनिंग है
वो कंपनी के तौर पे है, फल के तौर पे नहीं है। आप किसी से भी एप्पल की बात करें तो वो फोन की, मैक के, लैपटॉप की, इन चीजों की बात करेगा। अब इसको हम गूगल से कनेक्ट कर रहे हैं। आप हेडिंग को देखें कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मीनिंग है कि एम्बिगुअस वर्ड के, उनका गूगल के साथ क्या कनेक्शन है। इस एग्जांपल को आपने गौर से समझना है। एप्पल के दो मीनिंग है। मीनिंग वन, पहला मतलब कंपनी, दूसरा मतलब फल। हमने गूगल को क्यूरी दी, ये हम पहले लिख चुके हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंट मीनिंग है वो कंपनी है। अब हमने गूगल को क्यूरी दी है एप्पल। आप देखिएगा कि जो गूगल ने हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो क्या हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गूगल ने जो हमें सर्च रिजल्ट्स दिए हैं वो एप्पल कंपनी के बारे में है। इसका मतलब यानी ये हमें नजर आ रहा है कि गूगल प्रेफर करता है मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग को अगर एक वर्ड एम्बिगुअस है, यानी उसके एक से ज्यादा मीनिंग है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एम्बिगुअस वर्ड है चेयर। इसका एक मतलब है फर्नीचर और दूसरा मतलब है पर्सन, इंसान। जैसे चेयर ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को जो हेड कर रहा है वो, ये दो इसके मीनिंग है। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग चेयर के हम लोग जानते हैं, वो आप और हम सब, वो है फर्नीचर। कि हम चेयर को एज ए फर्नीचर जानते हैं, एज ए पर्सन हमें इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मीनिंग है इसके। हमने जब ये क्यूरी गूगल को दी तो जो गूगल ने हमें सर्च रिजल्ट रिटर्न किए हैं वो आपके सामने है। और आप इमेजेस में देख सकते हैं कि गूगल ने जो हमें रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो चेयर के रिटर्न किए हैं, यानी गूगल ने मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग को प्रेफर किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जब आप गूगल को क्यूरी कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को और एग्जाम्पल नंबर 2 को। अगर आप दोनों एग्जाम्पल्स में देखें तो गूगल ने मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग जो है, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मतलब है, उसको प्रेफर किया है एम्बिगुअस वर्ड के। और अगर हम एनालिसिस करें तो ये हमें समझ आ रही है कि गूगल इज लाइकली टू प्रेफर, यानी उसकी प्रेफरेंस होगी, वो फोकस देगा मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग को। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग नहीं चाहिए, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। फाइंडिंग क्या है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग है किसी भी एम्बिगुअस वर्ड के, वो आपके सर्च रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। अगर आप एक हाई क्वालिटी की क्यूरी, एक अच्छी क्यूरी बनाना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक एम्बिगुअस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स की। यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हमने एम्बिग्विटी को अवॉइड करना हो एक हाई क्वालिटी क्यूरी बनाने के लिए तो हम कैसे करेंगे। जी, हम एम्बिग्विटी से बचना चाहते हैं ताकि हमारी क्यूरी में क्वालिटी आ सके। तो इसका आंसर है करेक्टली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्बिगुअस वर्ड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्लस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन प्लस इंफॉर्मेशन। कि जब एम्बिगुअस वर्ड आ रहा है आप अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो, डिस्क्रिप्शन और इंफॉर्मेशन नीड में उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें कि उसके लेफ्ट और राइट पे कौन से वर्ड्स हैं, ताकि आप करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पे एम्बिगुअस वर्ड किस मीनिंग में यूज हो रहा है और आपकी क्यूरी में क्वालिटी आ सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए क्यूरी इफेक्ट द सर्च रिजल्ट्स रिटर्न बाय गूगल। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। डज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए क्यूरी इफेक्ट्स द सर्च रिजल्ट्स रिटर्न बाय गूगल। क्या जिस ऑर्डर में आप अल्फाज को लिखते हैं एक क्यूरी में, क्या वो आपके सर्च रिजल्ट्स को इफेक्ट करता है। जी, इसका क्या आंसर है। यस, मैं आपको ये एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। आपने इन एग्जांपल्स को केयरफुली देखना है कि यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी है स्काई ब्लू, आसमान नीला। आप देख सकते हैं कि ये क्यूरी लिखी है क्यूरी 1 स्काई ब्लू, और इसके रिजल्ट्स भी आप नीचे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। क्यूरी को मैंने वर्ड ऑर्डर चेंज किया ब्लू स्काई, नीला आसमान। आप देखें रिजल्ट चेंज हो चुके हैं। अगर आप दोनों स्क्रीनशॉट्स को देखें तो ये स्क्रीनशॉट्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्मॉल चेंज ऑर्डर आपने चेंज किया, वेरी स्मॉल चेंज इन वर्ड ऑर्डर, और उस स्मॉल चेंज से आप देखें रिजल्ट्स चेंज हो गए। अगली एग्जांपल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि ये स्मॉल चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर कैसे। पहली क्यूरी है इस स्काई ब्लू, अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं क्या आसमान नीला है, तो देखें गूगल ने क्या रिजल्ट्स आपको दिए। और ये देखें अगर मैं ये क्यूरी लिखता हूं स्काई इज ब्लू, तो इसका तर्जुमा है आसमान नीला है। आप ये देखें कि सिर्फ थोड़ा सा ऑर्डर मैंने चेंज किया है और रिजल्ट्स आपके इंटायरली क्या हो गए, चेंज हो गए। तो जब हम क्यूरी फॉर्मुलेट करते हैं तो हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए हम 2-2 दिन 3-3 दिन मैंने देखा है स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें अपने रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलता, हालांकि वो मौजूद होता है। उसकी रीजनिंग ये है
कि हमें गूगल की भी वर्किंग की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हमें क्यूरी फॉर्मुलेशन की भी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए टेक्निकली हमने ये बड़े फाइन ग्रेन लेवल पे आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। एनालिसिस करते हैं एग्जांपल 1 एंड 2। अगर आप दोनों एग्जांपल नंबर 1 में देखें तो हमने थोड़ा सा क्यूरी 1 और क्यूरी 1 जो है 2 को चेंज किया है। तो आप देखें स्काई ब्लू, ब्लू स्काई, रिजल्ट चेंज हो गए। स्काई ब्लू, स्काई इज ब्लू। आप देखें एग्जांपल 2 में, इससे भी आप देखें सर्च रिजल्ट्स इंटायरली क्या हो गए, चेंज हो गए। अगर हम एनालिसिस करें तो दोनों एग्जांपल्स में एक स्मॉल चेंज थी ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में और उससे हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए। अगर हम मेन फाइंडिंग देखें कि सर्च रिजल्ट्स रिटर्न बाय गूगल आर इफेक्टेड बाय द सिलेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द क्यूरी। आपने क्यूरी के अंदर जो वर्ड्स जिस ऑर्डर में यूज किए हैं और जो वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं उनका इफेक्ट आपके सर्च रिजल्ट्स पर आएगा। कंक्लूजन क्या है? अगर आप एक हाई क्वालिटी की क्यूरी लिखना चाहते हैं तो बी केयरफुल। केयरफुल का वर्ड मैंने आई कैचर किया है। दो चीजों में आपने केयरफुल रहना है, एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन द क्यूरी और दूसरा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द क्यूरी। आप वर्ड्स भी ध्यान से सेलेक्ट करें और उन वर्ड्स का जो ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में उन्होंने आना है वो भी ध्यान से सेलेक्ट करें। लेट्स मूव टू द टू डू एंड योर टर्न टास्क। टू डू टास्क की अगर हम बात करें, यहां पे मैंने 5 एम्बिगुअस वर्ड लिए हैं। पहला सोप है, दूसरा ब्रेक, तीसरा कट और रन और प्ले। ये 5 मैंने एम्बिगुअस वर्ड्स लिए हैं आपके लिए। 5 एम्बिगुअस वर्ड हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है। आपने ये करना है कि हर एम्बिगुअस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स इंटरनेट से सर्च करने। तो आप ढूंढ सकते हैं कि भाई इनके सिनोनिम्स, सोप लिखें, सिनोनिम्स कट लिखें तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उनमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग कौन सा है एम्बिगुअस वर्ड का। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल का मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग कंपनी है। और आपने हर एम्बिगुअस वर्ड को क्यूरी करना है गूगल को और सर्च रिजल्ट्स की बेस पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है जैसे हमने आपको लिख के दिखाया। जो टू डू टास्क 2 है, इसके अंदर हमने आपको क्यूरी पेयर्स दिए हैं। अगर आप पहला पेयर देखें तो उसमें क्यूरी है कार पार्क। ये कार पार्क वो जगह होती है जहां आप गाड़ी को पार्क करते हैं। पार्क कार, इसका मतलब ये है कि गाड़ी को पार्क करके आ जाओ। ये दो देखें, मैंने वर्ड ऑर्डर को चेंज किया, कार पार्क, पार्क कार। आप ये दोनों क्यूरी गूगल को दें और देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा पेयर जो मैंने आपको दिया है वो है कार इन पार्क, कि गाड़ी पार्क में है। और दूसरा है इन कार पार्क, कि हम कार पार्क में उस जगह पे हैं जहां पे गाड़ी पार्क की जाती है। देखिए बिल्कुल स्मॉल चेंजेस हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में। आप देखें कि आपने ये क्यूरीज जो है वो गूगल को देनी है और आपने फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखने हैं जैसे हमने आपको लेक्चर में करके दिखाएं। योर टर्न टास्क की बात करें तो जैसे टू डू टास्क 1 में हमने 5 एम्बिगुअस वर्ड लिए थे, आप भी 5 एम्बिगुअस वर्ड लें, उनके डिफरेंट मीनिंग्स ढूंढें इंटरनेट से, उनके मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग देखें कौन से हैं और वो एम्बिगुअस वर्ड्स आप गूगल को दें और जो सर्च रिजल्ट्स मिलें उनकी बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखें। जो आपका टास्क नंबर 2 है वो ये है कि आपने क्यूरी पेयर्स बनाने हैं जैसे मैंने आपको टू डू टास्क 2 में बना के दिए हैं। और आपने वो जो क्यूरी पेयर्स हैं आपने गूगल को देने हैं और जो सर्च रिजल्ट्स आए उनकी बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखना है। तो लेट्स समराइज द लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मेनली चीजें डिस्कस की हैं वो ये हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को अगर हम यूज करें तो जो बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करें, सब प्रॉब्लम्स को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में लेकर आए, हर एट्रीब्यूट की मोस्ट सुटेबल वैल्यू फाइंड आउट करें। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करें ताकि आप सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और लास्ट स्टेप में सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कंबाइन करें ताकि आप अपने बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे हमने डेप्थ में बात की और हमने ये भी देखा कि इस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, हम उसे करेक्टली और कंप्लीटली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके हमने स्टेप्स लिखे कि पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें, उसके बाद हमने दो अप्रोचेस डिस्कस की, इंफॉर्मेशन नीड राइट करने की, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। और हमने देखा कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इज मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम
लास्ट स्टेप में ये देखते हैं कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड से सेटिस्फाइड हैं तो उसे लॉक कर दें और इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करें, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसी प्रोसेस के स्टेप 1 पे चले जाएं और रिफाइन करें अपनी सारी चीज़ों को। जो नेक्स्ट था, हमने ब्रेथ एंड डेप्थ देखी है क्यूरी की। जब हम एक क्यूरी को लिखते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड डेटा क्विकली और इजीली मिल जाए तो हमें क्यूरी की ब्रेथ एंड डेप्थ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योर क्यूरी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। और वो स्पेसिफिक उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपको अपनी इंफॉर्मेशन नीड की कंप्लीट और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एक हाई क्वालिटी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म नहीं करते। जो लास्ट चीज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की वो एम्बिग्विटी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। कि नेचुरल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो डेवलप होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एम्बिग्विटी है, और एम्बिग्विटी की रीजन ये है कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस में जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है, और इन वर्ड्स को हम एम्बिगुअस वर्ड्स कहते हैं। अगर आपने किसी एम्बिगुअस वर्ड के करेक्ट मीनिंग पता करने हैं तो उसका लेफ्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं एम्बिग्विटी को अपनी क्यूरीज के अंदर, तो जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिख रहे हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन नीड लिख रहे हैं तो उस वक्त हम एम्बिगुअस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से देखें ताकि हम उसके मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग को और उस कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं एक डिटेल डिस्कशन प्रेजेंट करूंगा ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। क्यूरीज की मुख्तलिफ किस्में हैं। अगर आपको टेक्निकली उनकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एक हाई क्वालिटी की क्यूरी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, और क्यूरी फॉर्मुलेशन का जो स्किल है वो आपका रिफाइन नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं इस पे बात करूंगा। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी नव्वरल्लाहु मरकदा के वालिद माजिद हजरत शाह अब्दुर रहीम नव्वरल्लाहु मरकदा का फरमान, हमने जो कुछ भी पाया है खा वो दुनियावी इनामात हों या उखरवी, सब का सब दुरूद पाक की बरकत से पाया है। अल्लाह पाक हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूशी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सारे पार्टिसिपेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो फेसबुक पेज है और जो हमारा यूट्यूब पेज है उसके ऊपर आप अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दें, अपने रिव्यूज़ दें कि ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया अल्लाह की रज़ा के लिए कि लोगों को मुफ्त पढ़ाया जाए, ये कैसा है, आपके क्या इसके बारे में कमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, और दूसरा आप हमें सजेशन दें कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पे जो पोस्ट आ रही हैं, यूट्यूब चैनल पे जो हमारी वीडियोस जो है वो शेयर हो रही हैं, काइंडली आप ये और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के बाद अगर आप चंद मिनट स्पेयर कर लें, 2-3 मिनट काफ़ी होते हैं, और आप अपने 1-2-3 सेंटेंसेस में अपने रिव्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी दे सकें तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। Jazakumullah khair for the listening. Now let's move to the question answer session.